ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोग के सामने। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल। तो इसके लिए कोई ऐसे टर्म नहीं है, लेकिन हमारा जो धरातल है, जो जिसपे हम मानव का निवास स्थान है, उस पे जो है हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं और किन वजहों से वो जो धरातली परिवर्तन होता है, जो टोपोग्राफी बनती है और जो कुछ आकस्मिक बनते हैं, कुछ मतलब कि मंद गति से परिवर्तन होता रहता है और फिर कई हजारों लाखों सालों बाद जो है हमको वो देखने को मिलते हैं। तो हम वही देखेंगे आज, उसी के बारे में जानेंगे कि आज ये जो परिवर्तन होते हैं धरातल पर, ये इनके पीछे कौन सा बल कार्य करता है और किस किस तरह की टोपोग्राफी बनती है। और उसके बाद जो है और हमारा जो आंतरिक भाग है उसके अंदर कौन सा बल कार्य करता है और उसके वहां से जो बल का जो लगता है उसकी वजह से हमारा जो धरातल है वह उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है अंतर्जात बल, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, आंतरिक बल। और एक होता है बहिर्जात बल, जो कि जो भौतिक हमारा स्वरूप है पृथ्वी का, ऊपरी धरातल के ऊपरी हिस्से में उस पे जो है जो परिवर्तन होते हैं और जिन वजहों से होते हैं, जिस बल के द्वारा होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बहिर्जात बल। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल, उसको क्या करते हैं, अंतर्जात बल। सीधी सी बात है, जो आंतरिक भागों से उत्पन्न हो, जो बल जो है कार्य करे, वो क्या होता है, अंतर्जात बल। उसके बाद है बहिर्जात बल। ये नाम से यह स्पष्ट है कि जो बल आंतरिक भागों के अपेक्षा जो है आंतरिक भागों में काम न करके धरातल के ऊपरी भागों में जो बल कार्य करे उसको हम कहते हैं बहिर्जात बल। पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले बल, जैसे अपरदन की क्रिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपके फोर्स होते हैं, इसकी वजह से जो धरातल पर क्रियाएं होती है, जैसे आपका अपरदन हो गया, इरोजन हो गया, परिवहन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपका बहिर्जात बल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है आपका जो अंतर्जात बल है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है आज जो जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे वो इसी पर डिपेंड करता है। अंतर्जात बल की पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो परिवर्तन होते हैं या फिर जो जो क्रियाएं होती हैं उसका धरातल के ऊपरी भाग पर क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो इसको देखते हैं। पहले होता है अंतर्जात बल, दो प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, एक है आकस्मिक बल, जैसे कि आपका भूकंप और ज्वालामुखी आता है, ये आंतरिक बल ही है। इसमें जो है दो तरह से होते हैं, एक तो अचानक होते हैं और एक जो होता है वो बहुत ही मंद गति से धीरे धीरे जो है हजारों लाखों सालों में हमको ये इनमें जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ती है। और एक होता है आकस्मिक बल, जो कि अचानक जो है घटनाएं घटित होती हैं, जैसे जिसमें आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा। ये सारी क्रियाएं जो है आकस्मिक बल, आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं उससे
घटित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आकस्मिक बल, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी ये सब आएंगे। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत व क्षैतिज गतियां। ठीक है, अब दूसरा है, ये तो आकस्मिक बल हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है, जो कि घटनाएं मंद गति से घटित होती हैं, धीरे धीरे घटित होती हैं और बहुत सालों बाद जो है हमको धरातल पर उसका परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज गतियां। जो फोर्स होता है वो जब कार्य करता है, तो याद अगर वो कार्य करता है, कोई भी बल लगता है, तो कुछ भी जैसे कुछ ये मतलब कोई चट्टान है, तो इस पे जब बल लगेगा तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, इधर से लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही ये कह रहे हैं कि भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज गतियां। ठीक है, तो ये ऐसे वर्टिकल भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। ठीक है, और ये मंद गति से कार्य करती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही धीमी गति से कार्य करती हैं। आपका जो है, जो अचानक परिवर्तन होते हैं वो तो हमको स्पष्ट हो जाते हैं, उसका हमको प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बल होते हैं, ये बहुत ही धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं, हजारों लाखों सालों में हमको देखने को मिलता है इनमें परिवर्तन। ठीक है, तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखता है। वही बात कि मैंने जो अभी कहा कि इनका जो है धीरे धीरे काम करते हैं, तो बहुत ही हजारों सालों लाखों करोड़ों साल बाद जो है इनका जो है धरातल पर परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे है हमारा अपवर्ड मूवमेंट। ये होता है ऊपरी मुखी संचलन। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसका हिंदी होगा ऊपरी मुखी संचलन। अपवर्ड नाम से ही स्पष्ट है इसके कि मतलब कि किसी भी धरातली भाग में उत्थान होता है, यानी कि धरातल जो है आपका, जो कोई भी धरातल है वो उठ जाता है। ऐसा बल कार्य करता है कि वो जो है उठ जाता है। किन कारणों से ऐसा होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे। अगला है डाउनवर्ड मूवमेंट, जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, मतलब कि धसाव हो जाता है, कोई भी स्थल खंड है, धरातल है, वो नीचे की तरफ धस जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसमें जो है स्थल खंड सागर तल के नीचे जलमग्न हो जाए। एक तो है कि जो आपका स्थल खंड है वो स्थल पर ही नीचे धस जाए, और एक होता है कि जो स्थल खंड है वो सागर के मतलब इतना ज्यादा नीचे की तरफ धस जाए कि वो उसका जो उसके ऊपर पूरा समुद्री जल जो है फैल जाए, उसमें वो डूब जाए। तो ये है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड जो है क्या है, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, आपके नाम से स्पष्ट है, यानी उत्थान होता है। आपका जो धरातली भाग है उसमें उत्थान होता है, कोई भी भूभाग उठ ऊपर उठ जाता है, तो वो होता है अपवर्ड मूवमेंट। इसके बाद है डाउनवर्ड मूवमेंट। ये इसमें क्या होता है, जो धरातली भाग है वो नीचे की तरफ धस जाता है, तो वो क्या कहता है, कहलाता है डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें जो है वो स्थल खंड भी हो सकता है कि जो धरातल है वहीं पर वो नीचे की तरफ चल जाए, और ये भी हो सकता है कि जो धरातल है वो इतना नीचे चला जाए कि समुद्र के अंदर एकदम डूब जाए और वो जलमग्न हो जाए। तो उसको जो है, जब स्थल खंड सागर तल के
नीचे जलमग्न हो जाए तो उसको निमज्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निमज्जन। ज्योग्राफी में इस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, निमज्जन इसको कहते हैं। आगे देखते हैं जो है क्रिस्टल, ये इसके बाद है क्रिस्टल बेंडिंग। अब जो है ये क्या होता है, जो क्रिस्टल मतलब हमारा जो धरातल है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया। इसमें है जब क्षैतिज संचलन आमने सामने, मतलब इस तरह से क्षैतिज संचलन आमने सामने हो, ठीक है, इस तरह से हो, कार्यरत होता है तो धरातली चट्टानों में मुड़ाव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपका ये आपका चट्टान है कोई, और इधर से भी आपका फोर्स काम कर रहा है और इधर से भी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने काम कर रहे हैं, तो इधर से भी होगा, तो होगा क्या कि इस बीच वाले भाग में दबाव पड़ेगा, तो ये इसका शेप इस तरह से इसमें ये मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस फोर्स के ऊपर, कि अगर ज्यादा इस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा तो इस तरफ ज्यादा झुक जाएगा, इस तरफ का ज्यादा होगा तो इस तरफ ज्यादा झुक जाएगा, दोनों तरफ का अगर फोर्स ज्यादा होगा तो ये टूट के इधर भी आ सकता है। तो इस तरह की आपकी स्थलाकृति बनती है, तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जानिए कि ये जो होता है इस तरह से काम करता है। ठीक है, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातली चट्टानों में मुड़ाव हो जाता है। ठीक है, और लहरनुमा मोड़ों को वलन कहते हैं। और उसके बाद इस तरह से मैंने बताया, इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाता है, एक जैसे वेव्स होती हैं उस तरह से इसकी आकृति बन जाती है, इसको क्या कहते हैं? वलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए, आगे हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये इसे कहते हैं फोल्ड, वलन। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। आगे है मोड़ों को वलन कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया था। वलन के कारण ऊपर उठे भाग को अपनति एंटीक्लाइंस और नीचे धसे भाग को अभिनति सेनिक्लाइंस कहते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि इस तरह से मोड़ पड़ते हैं लहरनुमा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे जो है एंटीक्लाइन कहेंगे, ये वाला हिस्सा, और ये जो है ये अभिनति कही जाती है, सिनिक्लाइन। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। ये सब आपको पता होगा तो आगे जो है फोल्ड आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? इसके बाद है आपका कि जो फोल्ड होते हैं आपके वलन के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने तरह का होता है। चलिए इसको देखते हैं। एक होता है सममित वलन, ये इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है। ठीक है, जैसे एक फोर्स है इधर से भी काम कर रहा है और एक इधर से भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है। जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, इतना झुका है, तो इस तरफ वाला हिस्सा भी इतना ही झुका होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सममित यानी समान वलन। ठीक है, अभी हम आपको
फिगर में इसको दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। और इस तरह का आपको जो फोल्ड है ये आपको स्विट्जरलैंड का जो जूरा पर्वत है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है सममित वलन। इसमें क्या होता है, सॉरी, असममित वलन, यानी कि जब एक भुजा सामान्य हो, इस तरह से नॉर्मल तरीके से झुकी हो, ठीक है, सामान्य झुकाव हो, और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक हो। ये तो सामान्य तरीके से झुकी हुई है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो इसका जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा झुक जाए तो ये क्या होता है, असमान हो जाता है, असमान तरीके से झुका है, तो इसको कहते हैं असममित वलन, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद इसमें जो है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि ब्रिटेन में आपको ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत जो है वहां पे इस तरह का फोल्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद है एक दिग्नत वलन, ठीक है, मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसमें क्या होता है, एक भुजा सामान्य झुकाव का होता है, अभी मैंने बताया कि सिंपल तरीके से सामान्य तरीके से झुका होता है और इसका ढाल भी सामान्य होता है, ठीक है, और दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है, ठीक है। अभी इसको हम आपको फिगर के साथ जो है दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। समकोण बनाती है, ढाल खड़ा होता है इस तरह, जैसे कि आपका ये है इतना झुका हुआ है और ये जो है इस तरह से, ये ज्यादा झुकी नहीं, इस तरह से होगा तो इसका ढाल तो खड़ा तो होगा ही, ढाल, तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है, ढाल इसका खड़ा होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन, वहां पे इस तरह के आपके फोल्ड देखने को मिलेंगे, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद है, आता है आपका, कौन सा आता है, चलिए इसको देखते हैं, समनत वलन, ठीक है, आइसोक्लाइनल फोल्ड। इसमें क्या होता है, दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कि एक इतनी झुकी और ये भी इतनी झुक गई, ठीक है, तो देखिए एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, या फिर ये इतनी झुक गई और दूसरी वाली इतनी झुक गई, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं, तो ये तो आ गया समझ में कि एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत जो है वहां पे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इस तरह के फोल्ड होते हैं। इसके बाद है आपका पांचवा है परिवलित वलन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप में समानांतर हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आपके फोर्स है वो इतने ज्यादा जो है कार्य करते हैं, इतने ज्यादा उसका, इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है कि दोनों जो भुजाएं हैं वो एकदम से ही इस तरह से हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से लेटी हुई हो जाती हैं, ऐसा दिखता है, इस तरह के फोल्ड होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, रिक्यूम्बेंट फोल्ड होता है ये, अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप में, ठीक है, समानांतर हो जाती हैं, और इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है ब्रिटेन का कॉरिक कैसिल पर्वत,
यहाँ पे इस माउंटेन में आपको इस तरह के फोल्ड देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका बाह्य उत्क्रम वलय, ओवरथ्रस्ट फोल्ड। इसमें क्या होता है, अत्यधिक संपीड़न यानी अत्यधिक दबाव के कारण परिवलित मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। अभी तक तो क्या होता था कि एक दूसरे के मतलब समानांतर हो जाती थी, लेकिन अब इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि होता क्या है कि ये आपका जो ये वाला है स्थल खंड, ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ तक ऐसे चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, इसके ऊपरी हिस्से में आ जाता है। तो इस तरह का जो फोल्ड होता है इसको क्या कहते हैं, ओवरथ्रस्ट फोल्ड। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये कश्मीर का जो पीर पंजाल का रेंज है, हिमालय का जो कश्मीर का पीर पंजाल रेंज है, वो जो है इसी तरह के फोल्ड पर टिका हुआ है यानी बना हुआ है। चलिए अब इसको हम फिगर के साथ आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए चीजें। इसमें अब मैंने बताया ये सममित वलन है आपका, ये वाला। इसमें देखिए सामान्य तरीके से दोनों भुजाएं झुकी हुई है, समान है, ठीक है। इसमें देखिए असमान है, मतलब कि एक थोड़ी सी झुकी हुई है सामान्य तरीके से, एक ज्यादा झुक गई है, ठीक है। ये है ओवरथ्रस्ट। अभी जो मैंने बताया कि एक दूसरे पर ये ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत ही ज्यादा इनमें झुकाव हो जाता है। उसके बाद है आपका परिवलित वलन, इसमें भी यही होता है, ठीक है। ये देखिए फिगर में आपको यह स्पष्ट होगा। और इसके बाद है आइसोक्लाइनल फोल्ड। इसमें जो है इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से झुकाव होता है, थोड़ा सा, लेकिन इसका जो है ये समकोण की तरह से बनाती हुई निकलती है, तो इसका ढाल जो है खड़ा होता है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एक बचा है, ये आपका है मोनोक्लाइन फोल्ड, ठीक है, इस तरह से। इसमें थोड़ा सा झुकाव होता है, एक हिस्से में थोड़ा सा झुकाव होता है और एक हिस्सा खड़े ढाल की तरह इस तरह से उठा हुआ होता है। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका पंखा वलन। इसको इस नाम से इसलिए मतलब जानते हैं क्योंकि इसका शेप जो है वो फैन की तरह होता है। जब ये बनता है आपको देखने में लगेगा फैन की तरह, दूर से देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम है पंखा वलन यानी फैन फोल्ड। इसमें क्या होता है, जब बृहद वलन की यानी काफी बड़े क्षेत्र में जब फोल्ड होता है, तो बृहद वलन की बृहद अपनति तथा अवनति, कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस तरह से आपका ये है एंटीक्लाइन सिनेक्लाइंस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें जो है इस तरह से इसके अंदर छोटा छोटा इस तरह से आपको देखने को मिले, इस तरह से, इसी तरह यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये फैन के आकार का हो जाता है, तो इसी को ये कहते हैं फैन फोल्ड। इसके बाद है आपका दूसरा है ग्रीवा खंड या नापे। इसमें क्या होता है
कि जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाए। मतलब कि जैसे ये है कि यहाँ पे ये टूटी, ठीक है, यहाँ ये चट्टाने हैं, इस तरह से हैं, यहाँ पे ये टूटी, लेकिन ये कई किलोमीटर इतना ज्यादा इस पे दबाव पड़ा, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि ये टूटकर यहाँ पे आ गई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दूसरी चट्टानों के ऊपर आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, नापे या ग्रीवा खंड। और इस तरह का एग्जाम्पल आपको जो कश्मीर घाटी का ग्रीवा खंड, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो आपकी कश्मीर घाटी है वो नापे पर यानी ग्रीवा खंड पर ही अवस्थित है। चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। ये है आपका फैन फोल्ड, इसको देख लीजिए। अभी मैंने बताया ये बस थोड़ा सा उसका हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें ये बना के दिखाया है आपको। इस तरह से इसका शेप होता है, इस तरह से देखिए, एंटीक्लाइन, सिनिक्लाइन कई हैं। तो ये इसका शेप जो है फैन की तरह लग रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैन फोल्ड। इसलिए इसको फैन फोल्ड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका नापे यानी कि ग्रीवाखंड। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि धरातल का एक हिस्सा, एक खंड टूटकर काफी दूर जाके दूसरे खंड पर के ऊपर चढ़ जाता है या अवस्थित हो जाता है। तो ये देखिए इसमें ये बता रहा है, ये है आपका जहां से ये फॉल्ट हुआ है वो है, और ये वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा आके इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, अवस्थित हो गया है इसके ऊपर आके, ठीक है, और इधर से इस दिशा से ये आया हुआ है। तो इसी को कहते हैं नापे या ग्रीवा खंड। आगे चलते हैं। अब आता है, इस तरह से तो हमारा हो गया फोल्ड, कि फोल्ड किस किस तरह के होते हैं, कौन से मतलब समान तरीके से होते हैं, कौन असमान तरीके से होते हैं, कौन कि फैन फोल्ड कौन सा होता है, कौन सा मोनोक्लाइन होता है, फिगर के साथ मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है जब भी आप रॉक्स पढ़ेंगे और मूवमेंट पढ़ेंगे, अर्थ का मूवमेंट, तो उसमें ये चीजें आती हैं। ये बहुत ही दो चीजें, फोल्ड और फॉल्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद है आपका फॉल्ट, भ्रंश। जैसे कि अब मैंने आपको, जब मैं प्लेट के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था दरार पड़ जाती है। तो वो जो दरार होती है उसका जब संबंध पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, ठीक है, उसका जो संबंध है पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, काफी गहरा होता है। तो उसमें होता क्या है, धीरे धीरे वो घाटी का आकार लेने लगता है, वैली की तरह वो दिखने लगता है। तो इस ये कैसे बनते हैं, किस तरह का इसका शेप होता है, और इसकी वजह से किस तरह की आपकी धरातल पर जो है टोपोग्राफी बनती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसको देखते हैं। भ्रंश यानी फॉल्ट, भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना। मतलब कि ये इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई चट्टान है, इस तरह से कोई स्थल खंड है, और यहाँ पे इसके इसके बगल वाली मान लीजिए किन्हीं कारणों से
आंतरिक बल के कारण यहाँ पे आपका दबाव पड़ा, ठीक है, और ये भाग जो है या तो ऊपर उठ गया, इसके जो बगल वाला हिस्सा धरातल के या तो ऊपर उठ गया या फिर कह लीजिए कि नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पे तो देखिए आपका ये है फॉल्ट बन गया ना, तो ये हो गया आपका फॉल्ट वाला हिस्सा। तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भूपटल में एक तल के सहारे, मतलब इसको जो है एक प्लेन चाहिए, इसको एक सहारा चाहिए, उसी के सहारे जो है ये आपका जो फॉल्ट है ये बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्षैतिज संचलन के दो बल संपीड़न एवं तनाव से निर्माण होता है, और इनका जो निर्माण होता है, यानी कि जो ये बनते हैं, जो आपके फॉल्ट बनते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? संपीड़न, यानी जो दबाव पड़ता है और जो तनाव होता है, मतलब कि इस तरह से जो फोर्स आते हैं आमने सामने की तरफ, ठीक है, और इस तरह से जो फोर्स आते हैं आपके विपरीत दिशाओं में, इन दोनों से जो है आपका ये बनता है, और इसमें जो ये टेंशन है यानी तनाव बल है, इसका ज्यादा महत्व है। अब देख लेते हैं कि जो आपके फॉल्ट हैं ये कितने तरह के होते हैं और कैसे ये बनते हैं। तो पहला है नॉर्मल तरीके से, इसमें क्या होता है कि आमने सामने, इसमें होता है कि चट्टानों में दरार पड़ जाने से दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, यानी कि इस तरह से ये बीच में ये आपका पड़ गया, ये दरार हो गई, और ये जो है इस तरफ की जा रहा है और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो बीच में ये मध्य वाला भाग जो है इस तरह से भ्रंश की तरह हो जाएगा, दिखेगा ये। तो इसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। क्या है ये? नॉर्मल फॉल्ट है। इसके बाद है व्युत्क्रम भ्रंश का दूसरा है, इसमें क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट। ये है रिवर्स फॉल्ट, नाम से स्पष्ट है, जैसा कि जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था? विपरीत दिशा में, यहाँ से इस तरह से खिसक रहे हैं तो बीच वाले भाग में गैप बन रहा है, लेकिन अब क्या है कि इस तरह से आ रहे हैं, आमने सामने आते हैं, और एक खंड जो है, एक स्थल खंड दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाता है, यानी कि ये वाला जो भाग नीचे का उसमें वो फॉल्ट जैसा दिखेगा, यानी फॉल्ट वो बन जाता है। इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट यानी व्युत्क्रम भ्रंश। इसमें होता है जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, अवस्थित हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ से कोई दो स्थल खंड है वो आमने सामने आ रहे हैं, अगर टकराएंगे तो जो ज्यादा है भारी होगा, ज्यादा उसकी तरफ से ज्यादा बल कार्य करेगा, तो वो दूसरे वाले पे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, वो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी हम आपको इसको फिगर के साथ दिखाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इमेज के साथ। चलिए आगे है आपका स्टेप फॉल्ट। आगे है स्टेप फॉल्ट। ये क्या होता है? इसमें चीजें सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। स्टेप फॉल्ट जब किसी भूभाग में कई भ्रंश का इस तरह निर्माण हो कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो, जैसे कि सीढ़ी नुमा आकार आप देखें, जैसे सीढ़ी का शेप होता है, मतलब कि आपका ये जो फोर्स होता है वो एक ही दिशा में
काम करता है। मतलब इस दिशा से फोर्स आपका नहीं लगता है, एक ही दिशा से आपका ये फोर्स लगता है। तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से इसका शेप होता है, इसलिए इसको स्टेप फॉल्ट, स्टेप बाय स्टेप ये देखने में लगते हैं, इसलिए इसको स्टेप फॉल्ट बोलते हैं। चलिए अब इसको फिगर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका नॉर्मल फॉल्ट, ये नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है। ये दोनों जो है विपरीत दिशाओं में इस तरह से खिसकती हैं, तो बीच वाले भाग जो है इस तरह से आपका वैली की तरह, फॉल्ट की तरह दिखता है। ये तो हो गया नॉर्मल फॉल्ट। अब दूसरा है आपका रिवर्स फॉल्ट। इसमें मैंने बताया कि आमने सामने जो फोर्स है आमने सामने कार्य करते हैं और एक स्थलखंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, यानी अवस्थित हो जाता है। इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें देखिए इस वाले, इस नीचे वाले नीचे वाला जो स्थलखंड है इसके ऊपर इस तरफ का जो ये वाला हिस्सा है ये उसके ऊपर आ गया है। तो ये हो गया आपका रिवर्स फॉल्ट। इसके बाद आप देखिए स्टेप फॉल्ट। ये है, अभी मैं बता रही थी कि इसमें फोर्स जो है एक ही दिशा की तरफ काम करता है। तो ये जो है सीढ़ी के आकार का होता है, स्टेप बाय स्टेप देखने में ये लगता है। तो इस तरह का ये फॉल्ट यहाँ पे बनता है। आगे देखते हैं। अब जो है ये तो हो गया आपका फोल्ड और फॉल्ट। फोल्ड बन गया, फोल्ड कैसे हुआ, मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें हम लोग जान गए। इसके बाद फॉल्ट के बारे में भी जान गए, कितने तरह का होता है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, ठीक है। और कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इमेज के साथ मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो हमारे धरातल पर, यानी कि जो धरातल है, जो भौतिक स्वरूप है, ऊपर जहाँ पे मानव का निवास है, वहां पे क्या टोपोग्राफी बनती है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किस तरह की आकृतियां बनती हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं। ये है फॉल्ट से इस तरह की टोपोग्राफी बनती है। इसमें है भ्रंश के कारण धरातल पर कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं क्यों कौन सी होती हैं। पहला है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। इसमें होता है जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धस जाता है, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जब दो समानांतर भ्रंश, ठीक है, मध्यवर्ती भाग इधर से भी है इधर से भी है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, बीच वाला भाग है, और ये कह रहे हैं कि बीच का भाग नीचे की तरफ धस जाता है, ये वाला हिस्सा आपका नीचे की तरफ धस जाता है। इस तरह से तो देखिए आप वैली की तरह ये दिख रहा है, वैली की तरह ये लगता है, ठीक है। इस तरह से अभी हम आपको इसको फिगर में दिखाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है देखने को मिलता है अफ्रीका की भ्रंश घाटी। अफ्रीका में आपका, आप मैप में देखेंगे तो जो लाल सागर है, रेड सी है, वहां से आपका जॉर्डन के पास से और रेड सी से होते हुए एक दरार जो है बनती हुई आपको मैप में दिखेगी। वो बहुत बड़ा फॉल्ट है अफ्रीका में, और आने वाले समय में यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में जो फॉल्ट के दूसरे तरफ का हिस्सा है वो जो है अफ्रीका से
वो अलग हो जाएगा। वो धरातल जैसे आप इस समय मेडागास्कर को देख रहे हैं, वो अफ्रीका से अलग है, बीच में आपका समुद्र वाला एरिया आता है। उसी तरह कुछ इसका भी भविष्य इस फॉल्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। काफी लंबा ये फॉल्ट है, अभी हम आपको इसको फिगर में दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा फॉल्ट है जो जॉर्डन से होते होते हुए लाल सागर, रेड सी होता है, से होते हुए फिर अफ्रीका जो है पूरा दक्षिण अफ्रीका तक जाता है। पूरा दक्षिण अफ्रीका तक नहीं, लेकिन उसके कुछ हिस्से तक, ऊपरी हिस्से तक वो आता है। काफी बड़ा है वो फॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया अफ्रीका की भ्रंश घाटी, बहुत ही बड़ी है। इसके बाद आपको जर्मनी में वास्चेस भ्रंश आपको दिखेगा। इसके बाद है राइन भ्रंश, राइन रिवर है जर्मनी में, ठीक है। तो वो इसी जो ये जो रिफ्ट वैली है, राइन रिफ्ट वैली, इसी से होकर वो प्रवाहित होती है। वो जो रिवर है राइन रिवर, बहुत ही फेमस है ये नदी। इसके बाद है भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां। और जो ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है, तो वो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। एक जो है दामोदर नदी के ऊपरी हिस्से को भी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। इंडिया के रेफरेंस में इसको देखते हैं। नदियां ये भ्रंश घाटी से होके गुजरती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो रिफ्ट घाटी क्या होता है? बीच वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ धस जाता है, तो वैली की तरह हमको दिखता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये रिफ्ट घाटी है आपका, ये फॉल्ट है आपका। और ये आपको हम बता रहे हैं, मतलब कि ये पहले जो है, फॉल्ट के पहले ये इस तरह से था, इस तरह से पड़ा हुआ था। लेकिन जब फॉल्ट हुआ तो ये बीच वाला भाग, ये इतना इतना बीच वाला भाग नीचे की तरफ धस गया। तो ये जो है घाटी की तरह इतना हमको दिखने लगा। तो इसी को बोलते हैं रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली। आगे चलते हैं। ये आपका अफ्रीका की रिफ्ट वैली है। ये ऊपरी हिस्से से मतलब लिया गया है। हम आपको इसे इमेज में दिखा रहे हैं जिससे कि आपको और भी स्पष्ट हो जाए। ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली है जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। और ये है जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, ये काफी बड़े हिस्से में है, काफी ज्यादा एरिया को कवर की है। चलिए, ये है आपका रेड सी, और इससे होते हुए इस तरह आप देख सकते हैं, ये डॉट बना हुआ है, इस तरह से होते हुए यहाँ तक ये फैली है, यहाँ पे ये फैली हुई है। और कुछ हिस्सा इसका इस तरफ भी है, यहाँ पे है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा इसी फॉल्ट की वजह से टूटकर अलग हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से, यानी कि इस तरफ का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। चलिए, ये आप देख लिए। इसके बाद है आपका एक होता है रैंप घाटी। रैंप घाटी ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, जो रिफ्ट वैली है उसी तरह ये होता है। इसमें होता है दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में ही रहे, ठीक है। दो भ्रंश रेखाओं के बीच का, यानी बीच वाला भाग अवस्थित रहे, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन न हो, वो अपने ही स्थान पर रहता है। परंतु संपीड़नात्मक बल यानी दबाव बल के कारण
किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, किनारे के जो किनारे वाले हिस्से हैं, इस तरह से जो होते हैं किनारे के हिस्से, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और ऊपर की तरफ जब उठ जाएंगे तो बीच में तो ये वैली की तरफ फिर इसका शेप दिखने लगेगा। तो इस तरह से जो रैंप वैली है, ऐसे ये बनती है। अभी हम आपको फिगर में दिखाते हैं। ये है आपकी रैंप वैली। इस तरह से, मतलब बीच का जो हिस्सा है ये ऐसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो इसके अगल बगल के हिस्से हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे धर जाता है, नीचे ये अपने आप तो हो जाएगा, जबकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगल बगल के हिस्से जब ऊपर उठ जाएंगे तो ये तो घाटी की तरह दिखेगा ही दिखेगा। तो इस तरह से होता है आपकी रैंप वैली। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। इसमें क्या होता है, बीच का भाग स्थित रहता है। बीच का जैसे ये कोई भाग है, ये अपने यथास्थान ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन किनारे के भाग धस जाते हैं। ठीक है, किनारे के भाग धस जाते हैं। ये जैसे ये वाला हिस्सा है आपका, ये ऊपर उठने की बजाय ऊपर की तरफ नहीं होता है, ये यहाँ इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो बीच वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगल बगल के जो इसके दोनों तरफ के हिस्से हैं वो नीचे की तरफ धस जाएंगे, तो ऊपर बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ लगता है, तो उससे को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ये छोटे हिस्से में नहीं, काफी बड़े हिस्से में ये घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और इसमें होता है, अभी मैंने बताया किनारे के भाग नीचे की तरफ धस जाते हैं, ऊंचे उठे भाग को घनशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हर जगह आपको देखने को ये मिलेगा। और कैलिफोर्निया में, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो सियरा नेवाडा एक स्थान है जो है, वहीं पे आपका इस तरह का माउंटेन है, सियरा नेवाडा माउंटेन, वो जगह का भी नाम है, और वहाँ का जो है वो इसी जगह के नाम पे वो माउंटेन का नाम पड़ा हुआ है। वहाँ पे इस तरह की आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, किस तरह के, ब्लॉक माउंटेन। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जो सतपुड़ा माउंटेन है वो इस कैटेगरी में आता है, यानी ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से ये ब्लॉक माउंटेन है, आपको फिगर में ये दिखा दिया गया है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है अपने स्थान पे रहता है, अगल बगल के हिस्से, सॉरी, अगल बगल का जो स्थल खंड है ये नीचे की तरफ धस जाता है, तो ये ऊपर वाला भाग ये उठा हुआ ऐसे माउंटेन की तरह दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका, ये इमेज है ब्लॉक माउंटेन। ये देखिए बीच में ऐसे उठा हुआ भाग है, किनारे के भाग आपको धसे हुए वैली की तरह दिखेंगे, और बीच का ये जो भाग है ये जो है माउंटेन की तरह आपको दिखेगा। किस तरह, माउंटेन की तरह, इस तरह से दिखेगा। ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं, और अचानक ये जो है, अचानक ये घटनाएं बहुत ही कम घटित होती हैं, ज्यादातर ये धीरे धीरे घटनाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है हॉर्स्ट पर्वत, हॉर्स्ट माउंटेन। इसमें क्या होता है, इसमें
दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें। ठीक है, किनारे के भाग जैसे अभी तक बीच का जो है था वो यथावत रहता था, उसमें परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो आपका किनारे का भाग है वो स्थित रहता, मतलब स्थिर रहता है। इस तरह से जहां है वहीं पे ये पड़ा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से ऊपर उठ जाता है। देखने में तो हमको ब्लॉक माउंटेन की ही तरह लगता है, लेकिन इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग तरीके से है, इसलिए हम इसको हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट माउंटेन दोनों का को देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में जो बनने की प्रक्रिया है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अलग अलग होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। बीच का भाग ऊपर उठ जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो हमको ये माउंटेन की तरह दिखता है। और जर्मनी का जो हॉर्ज माउंटेन है, हॉर्ज पर्वत है, वो इस तरह का एग्जाम्पल उसमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है आपका उस तरह का माउंटेन। किनारे के भाग मतलब एक ही अवस्थित रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बीच का भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये वाला ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे आ गया, और ये ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, यानी कि ये ऊपर की तरफ उठ गया है। ठीक है, तो आपका ब्लैक माउंटेन, हॉर्स माउंटेन में उसके जो बनने की प्रक्रिया, उसका जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, बाकी जो शेप होता है वो देखने में सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जाना फोल्ड और फॉल्ट के बारे में। हमारा जो मेन आज ये धरातल पर जो हमारे परिवर्तन होते हैं, रूप धरातल पे जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उस पे कौन से बल कार्य करते हैं, कौन सा फोर्स काम करता है, और कैसे कैसे उनका निर्माण होता है, और उसमें जो फोल्ड होता है कितने तरह का होता है, कैसे बनता है, इमेज के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और फॉल्ट भी बताया कि वो कितने तरह के होते हैं, और सारा चीजें उसमें बताई इमेज के साथ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।